हेलो दोस्तों, हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी बात डॉक्टर के साथ। हमारे साथ मौजूद है दोस्तों डॉक्टर सलाउद्दीन पटेल साहब। डॉक्टर सलाउद्दीन पटेल साहब जो है एक MBBS MD और DA है और इनका स्पेशलाइजेशन जो है वो क्रिटिकल, इनका स्पेशलाइजेशन है और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है सर के। तो आइए देखते हैं आज आपके तरफ से कुछ सवाल हम सर से करने जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने वक्त दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। और हम आपका सबसे पहले अपने दर्शकों की ओर से अपनी ओर से स्वागत करते हैं हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच के आपकी बात डॉक्टर के साथ वाले शो में। आपका बहुत 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 स्वागत है सर। थैंक यू शाकिर भाई, आपने मुझे इनवाइट किया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे जो एक्चुअली लोगों में हेल्थ के लिए अवेयरनेस जगाता है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है सोसाइटी को आज इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में ना फंस जाएं। सर थोड़ा सा ये बताइए कि एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या एक कॉमन पेशेंट के तौर पे वो क्या सिचुएशंस होती है जब पेशेंट को क्रिटिकल की ज़रूरत पड़ती है या पेशेंट को एकदम से एक इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती है वो? शाकिर भाई, मैं इस फील्ड में एज अ इंटेंसिविस्ट 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जो भी पेशेंट आते हैं वो एक क्रिटिकल कंडीशन में जब आते हैं तो वो तो या तो उनकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हैं उनकी बीमारी के लिए, या कुछ एक्यूट इमरजेंसीज जो होती है जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, पॉइजनिंग हो जाती है, इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। बट इसमें ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र होते हैं और अपनी हेल्थ का प्रॉपर रेगुलर चेकअप नहीं करते हैं और रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादातर वो पेशेंट्स आते हैं जो क्रॉनिक होते हैं, तो ये क्रॉनिक की परिभाषा थोड़ा सा। अगर कोई भी डिजीज़ जो 1 साल से ज़्यादा समय तक चले, 1 साल से ज़्यादा का वक्त अगर ले रही है और इसको रेगुलर हेल्थ चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो वो क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं मुझे मेडिकल टर्म पे। जैसा कि क्रोनिक डिजीज़ में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन से डिजीज़ है जो क्रोनिक्स में आते हैं? लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज़, कैंसर्स, COPDs एंड PCODs, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ लाइक पार्किंसोनिज्म, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ है जो पेशेंट को उसके लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। तो ये क्रोनिक डिजीज़ है और इसका अगर इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है और इसका रेगुलर ट्रीटमेंट ले तो कंट्रोल भी रह सकता है और हम ऐसे इमरजेंसी से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि जो आपका यूनिट है, क्रिटिकल केयर का यूनिट है, जैसा आपने बताया कि एक तो एक्यूट पेशेंट आता है वहाँ पे जो सडन एक्सीडेंट हो गया है, और या फिर आप जैसा गर्मी का मौसम है और इस बार जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि कुछ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे मौसम को की वजह से भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो एकदम से इमरजेंसी में और क्रिटिकल पोजीशंस में आ सकते हैं, और वो क्यों आ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है शाकिर भाई आपने। एक्चुअल में अभी जैसा नागपुर का टेम्परेचर है, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि इस टेम्परेचर में, इस हाई टेम्परेचर में हम किस तरह इमरजेंसी से बच सकते हैं, किस तरह ICU एडमिशन हमारा अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हमें चाहिए कि हम धूप ज़्यादा टेम्परेचर में घूमने से अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे इसमें क्या होता है ना, हमें सन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सन स्ट्रोक में क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ब्लड थिक हो जाता है और वेनस क्लॉट्स जमा होने होते हैं। मोस्टली ये हमारे जो ब्रेन के साइनसेस है, वेनस साइनसेस, उसमें ब्लड क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और ऐसे कंडीशन में लाइफ को ख़तरा भी होता है। तो ज़रूरी है कि ऐसे टेम्परेचर में हम इस सन स्ट्रोक से अपने आप को बचाएं। वो चीज़ जो है सिर्फ बुखार तक महदूद रहती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, थोड़ा सा वो बताइए, क्योंकि सन स्ट्रोक्स हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में कि भाई धूप में बहुत घूम रहे थे इसलिए बॉडी एकदम से लूज़ लग रही है, एकदम से सुस्ती आ गई है, बुखार जैसा लग रहा है। सिर्फ यही सिम्टम्स होंगे उस पेशेंट को या और ऐसे क्रिटिकल
क्रिटिकल होने की सिचुएशन में क्या सिम्टम्स होंगे उसको? पेशेंट को सबसे पहले सीवियर हेडेक होगा और सुस्ती आना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो बेहोश होना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, अचानक भी बेहोश हो सकता है, बट उसके पहले कुछ प्रीमोनिटरी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि सर दुखना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना, हाथ पैर में गलावट आना, चलने में थकान महसूस होना, ये उसके अर्ली साइंस है। इससे अब चाहिए कि जब भी आपको ऐसे साइंस हो रहे हैं तो धूप में घूमना अवॉइड करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में डॉक्टर सलाउद्दीन पटेल साहब मौजूद है और चूँकि सर मौजूद है तो हम भी उस सर की मौजूदगी से फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम आज तक जो सन स्ट्रोक्स के बारे में जानते आए हैं और आज सर ने जो बताया वो दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है। तो लापरवाही ना बरते। अब जब भी कभी धूप में निकले तो शायद आपके पास पानी की बोतल घर से ना लेके निकले, लेकिन बाज़ार से ले ले या कहीं रुक के पानी पी ले, बार बार पानी पिए। सर का कहना यही है। और जितना ज़्यादा अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने देने की मतलब ये है, और हाइड्रेट रहने का मतलब ये है कि आप अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, चाहे वो जितना भी ज़्यादा पी सकते पीजिए, क्योंकि इस बार मौसम, कल ही ये तो एक सरकार, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ है कि इस साल औसत से ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, औसत से ज़्यादा लपेट और लू वाली हवाएं चलने वाली है। तो सर की मौजूदगी से हमने फ़ायदा उठाते हुए कल भारत सरकार की तरफ से जो अलर्ट आया है उसके लिए सर हमने आपसे सवाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल का जवाब दिया ताकि हमारे दर्शक जो है इससे अवेयर हो सके। सर, कैसा है कि आप जो पेशे में हैं, इस पेशे में सबसे ज़्यादा पेशेंट इमरजेंसी में जब जाता है तो उसका फैमिली एनवायरनमेंट जो होता है या फैमिली या रिलेटिव्स जो होते हैं वो ज़्यादा बहुत डरे होते हैं, सहमे होते हैं, पैनिक होते हैं, उन्हें अपने पेशेंट की जान को जाने का खतरा होता है। तो जैसा आपने बताया कि क्रॉनिक से भी पेशेंट आता है और एक्यूट से भी पेशेंट आता है, तो आपको कैसा लगता है उस वक्त में, मतलब इतनी टेंस सिचुएशंस में आप जब इतना मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट का पूरा क्रिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, तो आप लोगों को मतलब क्या फील होता है कि यार वो जो कैबिन में बैठा हुआ सर्जन वो ज़्यादा अच्छा है या फिर आपकी ड्यूटी ज़्यादा मेहनती है? शाकिर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली कैसा है कि जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो पेशेंट के रिलेटिव्स बहुत उम्मीदें लेके आते हैं, डरे हुए रहते हैं, और एज अ इंटेंसिविस्ट में हमेशा जिम्मेदारी रहती है कि पेशेंट अच्छा हो, इसकी हम लाइफ बचाने के लिए पूरी कोशिश करें। तो सिचुएशन तो काफ़ी टेंस होती है, बट जैसे मैं कहा कि मैं 10-12 साल से इस फील्ड में हूँ, तो ये मैं डेली देखता हूँ कि ऐसे पेशेंट डेली आते हैं, हम लोग मैनेज करते हैं, और पेशेंट हमारे स्किल और इस पे यूज़ होने के बाद अगर और पेशेंट ठीक हो जाता है तो रिलेटिव्स के चेहरे पे जो खुशी होती है वो हमें सेटिस्फाई करती है, और एक बहुत अच्छा लगता है कि पेशेंट की जान बच गई है। तो ये ऐसे सिचुएशन में हम तो रोज़ डील कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस है और एक खुशी है इस चीज़ को करने की कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि सोसाइटी को भी एक थोड़ा हेल्थ अवेयर रहना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाया जा सके। जैसा कि सर आपने कहा कि सोसाइटी को भी हेल्थ अवेयर रहना चाहिए, तो हेलो डॉक्टर के डिजिटल मंच का पर्पज़ ही यही है कि हम अलग अलग डॉक्टर्स से नॉलेज निकाल करके पब्लिक के डोमेन में ला रहे हैं, ताकि वो नॉलेज जो आपके पास में है वो पब्लिक के काम आए और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस की तरफ आए और पब्लिक को हेल्थ की सही जानकारी मिल सके। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि मतलब इतने टेंस माहौल में खुशी वशी मिलती है कि नहीं मिलती कभी? बिल्कुल, जब पेशेंट ठीक हो जाता है अच्छा। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आपने हमारे पेशेंट की जान, रिलेटिव कहता है कि हमारे पेशेंट की जान बचा दी, तो बस यही चीज़ होती है जो हमें प्रोवोक करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन से इसमें काम करें। बहुत बेहतर। तो दोस्तों, अब आप आगे से जब भी किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाए तो आप समझिए कि कितना प्रेशर होता है। एक तो आपकी उम्मीदों का प्रेशर होता है डॉक्टर के ऊपर में, दूसरा कि आपका पेशेंट उस वक्त जिस कंडीशन में है, और अक्सर बिस्तर से सर हमने देखा है कि लोगों को ये लगता है आईसीयू में पेशेंट गया तो कहीं उनकी जान तो नहीं चली जाएंगी, कहीं वो मर तो नहीं जाएंगे। तो वो सबसे बड़ा डर जो होता है एक रिलेटिव्स में पेशेंट के, वो और पेशेंट के अंदर भी खुद भी, जैसी वो आईसीयू में एंट्री होती है उसके, तो आईसीयू का सेटअप देख के उसको आधा से आधा उसको लगता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरी वो टाटा बाय बाय अलविदा होने वाली है। तो क्या ये हर बार की सिचुएशंस में हो सकता है, हर पेशेंट के साथ हो सकता है, या इसका नंबर बहुत कम होता है?
नहीं, ये हर केसेस में नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस जो आईसीयू में एडमिट होते हैं वो 90% केसेस तो ठीक हो जाते हैं। कुछ 10% केसेस रहते हैं जो पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज पे आता है, जब हम सारे एफर्ट्स लेने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। सर पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट, आइनोट्रॉपिक सपोर्ट्स, एवरीथिंग देने के बाद भी पेशेंट अगर नहीं बचता है, हमारे सारे एफर्ट्स के बाद पेशेंट अगर नहीं बचता है, तो हमें भी बुरा लगता है कि अगर पेशेंट थोड़ा जल्दी आया होता। इसलिए इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जितने जल्दी आईसीयू में पहुंचेगा, पेशेंट जितना टाइम डॉक्टर को देगा ट्रीट करने के लिए, पेशेंट के ठीक होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम तभी होती है जब पेशेंट लेट होता है। यानी कि जैसा कि अक्सर बेशतर हमने हिंदी सिनेमा में देखा है कि आप अगर थोड़ा पहले लेके आए होते तो शायद बच सकते थे। ये वाली टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। लेकिन सर अब कैसा है, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में टाइम फैक्टर्स में जिस वक्त अगर मान लीजिए कार्डियक अटैक आया है, सफोकेशंस हो रहा है पेशेंट को, तो कैसा पहचानेगा पेशेंट, अपने आप को कैसा एनालाइज करे, या उसके रिलेटिव्स उसको पेशेंट को कैसा देख के जज कर पाए कि इसको कुछ तो भी सेहत में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके लिए अब हमको इमरजेंसी में दौड़ना चाहिए। तो वो टाइम जो आप कह रहे थे, वो टाइम को थोड़ा सा बचाया जा सके। कुछ भी चीज़ अगर नॉर्मल रूटीन से हटके हो रही है, जैसे कि चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एसिडिटी की वजह से हो रहा होगा, पानी पी लेंगे, ये करेंगे, इसमें हम हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। मेरा राय ये है कि अगर हमें कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, चेस्ट पेन होता है, घबराहट हो रही है, थोड़ा भी सांस आना शुरू है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो कर लेगा, और उसमें जो भी आपका के हिस्ट्री के हिसाब से, साइन सिम्टम्स के हिसाब से जो उसे वो डायग्नोसिस करता है, आपको उस लेवल पे गाइड करेगा कि आपको किस डॉक्टर से ट्रीट करवाना है। आपको इंटेंसिव केयर का ज़रूरत है या फिर रेगुलर केयर का ज़रूरत है। तो दोस्तों अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि जब किसी का भी कोई रिलेटिव्स होता है, क्योंकि अगर जब किसी के घर में कोई रिलेटिव्स एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन में चला जाए तो हम पैनिक होते हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है, हम अपने शो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि जब आपका पेशेंट आईसीयू में हो, क्रिटिकल के पोजीशन में हो, तो उस वक्त में आप संयम बरतें, उस वक्त में आप धैर्य रखें, क्योंकि आपका संयम ही आपके पेशेंट को अच्छा करने में डॉक्टरों को सहायता प्रदान करता है। आप जब तक अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपके पेशेंट के लिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपका जो डॉक्टर आईसीयू के अंदर है वो खुद कितना प्रेशर में है आपके पेशेंट की हेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए, और ऊपर से आपके जो रिलेटिव्स आते हैं, हमेशा से वो चाय समोसा खाने वाले जो रिलेटिव्स होते हैं ना, आजू बाजू वाले, वो ज़्यादा के आकर के हॉस्पिटल के ऊपर में चिल्ला पुकार करते हैं, पैनिक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना आपके और आपके परिवार के जान के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि जितना टाइम आप चिल्ला पुकार करने में लगाते हैं उतनी देर डॉक्टर डिस्टर्ब भी होता है। तो क्या सर जो मैं कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऐसी ही होती है? बिल्कुल 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 सही कहा शाकिर भाई आपने। थोड़ा ऐसा माहौल हो जाता है कि पेशेंट तो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, रिलेटिव का मॉब बहुत ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो पेशेंट को देखें पहले कि रिलेटिव से बात करें। तो मेरी राय ये है रिलेटिव्स के लिए कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप पेशेंट को लेकर आते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत से, सब्र से काम ले, पेशेंस रखें, डॉक्टर को, इंटेंसिविस्ट को अपना काम करने दें, क्योंकि वो जितना टाइम आपके पेशेंट के लिए देगा, आपके पेशेंट के बचने के उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया हमें कि आईसीयू में आने वाले 100 में से 90 पेशेंट जो है वो अच्छे ही होते हैं, तो वो 100 में से 90 के में अपने पेशेंट को समझे और अपने आप को भी वो 100 में से 90 की जगह रखे, 10 की तरफ ना जाए। और 10 की तरफ आप सोचते और जाएंगे तो फिर ज़्यादा पैनिक होते जाएंगे। तो सर इसमें आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसा कि शुरू में जिक्र किया क्रॉनिक डिजीज़ को लेकर के, तो ये तो हुई एक्यूट पोजीशंस में जब आपके पास पेशेंट आ रहा है। तो क्रॉनिक में क्या क्या बीमारियां, जैसा आप थोड़ा सा उस पर अब हम बात करें तो ज़्यादा हमारे दर्शकों के लिए समझ में बात आएंगी। क्रोनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कोरोनरी COPD, कैंसर डिजीज़, ये बहुत सारे डिजीज़ है जो इसमें मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, हमारे पर्सनल फैक्टर्स जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, ये है। और दीज आर ऑल आर मॉडिफाइबल फैक्टर्स। हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमारी लाइफस्टाइल को हम मॉडिफाई कर लें तो हम इन चीज़ों से, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये जो भी क्रोनिक डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों से हम बचा जा सकता है। तो लाइफस्टाइल बहुत
इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मुझे लगता है हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए अगर हमें ये सिम्टम्स इन डिजीज़ के सिम्टम्स अगर हमें मिलते हैं तो। जैसे कि ये देखा गया है या कहा जाता है ऐसा कि क्रॉनिक डिजीज़ जब आपको हो जाए तो ये जाएंगे आपकी रूह के साथ ही। जब तक आपके जिस्म में रूह है तब तक आपको उसका ट्रीटमेंट ही करना है। तो क्या वो ट्रीटमेंट का कोई अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट भी है कि जैसा आपने अभी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात की, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की, मान लीजिए अगर कोई बीपी का पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो वो ऐसे टाइम में क्या लाइफस्टाइल से अपने डिजीज़ को मतलब सही कर सकता है, अच्छा कर सकता है, या सिर्फ प्रिकॉशन लेकर के उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकता है? क्रोनिक डिजीज़ जैसा आपने कहा शाकिर भाई, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये आपके साथ में ही जाएगा, इसका इलाज नहीं हो सकता है, ये एक मिथ है। ओके। हाँ, इसका इसमें तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर और बेशतर ये कहा जाता है कि जैसा अस्थमा हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो सर ने आज इसे मिथ कहा है। तो अब हम सर से ये जानेंगे कि ये मिथ क्यों है और आज तक क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये लाइफ के साथ ही जाएगा करके। तो देखिए शाकिर भाई, कैसा है ना, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं हम इसे। ये किस वजह से होता है? जो रिस्क फैक्टर्स हैं हम उसे मॉडिफाइबल कहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है, ये लाइफ स्टाइल जब चेंज होने शुरू होती है तो ये प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। और जब ये मॉडिफाइबल है तो हम अगर इस फैक्टर को मॉडिफाई कर दें, अगर ये लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर दें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर अपनाएं, तो ये डिजीजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। ओके, बैक टू नॉर्मल हेल्थ आ सकते हो विदाउट मेडिकेशन। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखना है। लेकिन सर आज तक तो जैसा देखा गया है कि जितना भी क्रॉनिक में ये आता है, तो अब मान लीजिए किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है तो वो रेगुलरली फिर शुगर की मेडिसिन ही चलाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हमने देखा है एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के अंदर में, कि अरे यार मुझे शुगर हो गया, अरे यार मुझे शुगर हो गया। वो शुगर से ज़्यादा तो उसका जो फोबिया उसके ऊपर सवार हो जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे वो कैसे अपने आप को बाहर निकाले? बहुत अच्छा सवाल किया शाकिर भाई आपने। डायबिटिक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर को ही ब्लेम करता है कि नहीं, डॉक्टर हमेशा दवाइयाँ लिख के देता है और मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है। लेकिन वो खुद नहीं देखता है कि वो जिस वजह से मैं इस बीमारी तक पहुँचा हूँ, डायबिटीज़ तक मैं अगर पहुँचा हूँ, तो वो मेरे खुद के कारण की वजह से है। मेरा लाइफ स्टाइल ही ऐसे है, जैसे मेरा फूड सिलेक्शन, मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ, मैं एडिक्शंस है, अल्कोहल है, टोबैको है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। मेरा लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी हो रहा है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे एडिक्शंस हैं। तो वो अब जो डायबिटीज़ का जो कॉस्ट था, क्रोनिक डिजीज़ का जो कॉस्ट है, वो मेरा लाइफस्टाइल है। मैं जब तक अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करूँगा तब तक मुझे दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करता हूँ, मैं अपना फूड चॉइसेस चेंज करता हूँ, फूड पैटर्न को चेंज करता हूँ, मैं अपने एडिक्शंस को बंद कर देता हूँ, मैं अगर अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता हूँ, सेडेंटरी लाइफ को कम करता हूँ, तो मैं वो सारे फैक्टर्स जो मॉडिफाइबल, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है डिजीज़ के लिए, मैं इसको अगर मॉडिफाई कर रहा हूँ तो मैं अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हो सकता है धीरे धीरे आपकी शुगर की जो मेडिसिन है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना कम कर दे और एक दिन आए कि डॉक्टर कहे कि अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो मिलेंगे दोस्तों फिर से एक बार। आप सबसे अलविदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत ख्याल रखें अपना, बहुत ख्याल रखें अपने समाज का, बहुत ख्याल रखें अपने परिवार का। बात करें एक दूसरे से, सबसे ज़रूरी हो गया है आज के वक्त में एक दूसरे के साथ बात करना। बात करने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज वैसे ही हो जाता है। आगे और भी चीज़ों पर हम रोशनी डालते रहेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।